गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरा सोचिए, दुनिया भर में इस वक्त हजारों विशाल कार्गो जहाज महासागरों को पार कर रहे हैं और उन पर अरबों डॉलर का सामान लदा हुआ है। हाँ बिल्कुल। शायद वो स्मार्टफोन जिस पर यह गहन चर्चा सुनी जा रही है, या फिर किसी कारखाने की भारी मशीनरी। हम सभी जानते हैं कि समंदर का मिजाज कितना खतरनाक हो सकता है। भयंकर तूफान आते हैं और समुद्री लुटेरों का भी तो खतरा होता है। बिल्कुल होता है। और अचानक मौसम बिगड़ने से पूरे के पूरे कंटेनर पानी में बह सकते हैं। तो इन सब भयानक जोखिमों के बावजूद ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो बिना रुके काम करती रहती है। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र भी है। सही कहा। आज हम अपने स्रोतों और रिसर्च के आधार पर इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है समुद्री बीमा और जोखिम न्यूनीकरण के मूल सिद्धांत, मतलब मरीन इंश्योरेंस और रिस्क मिटिगेशन। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। आज का हमारा मिशन यही है कि ये समझा जाए कि जब सामान दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया में वित्तीय सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब हम समुद्री बीमा या मरीन इंश्योरेंस शब्द सुनते हैं तो अक्सर टाइटैनिक जैसे किसी बड़े जहाज की तस्वीर दिमाग में आती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे सामने जो दस्तावेज और रिसर्च मौजूद हैं वो एक बहुत ही अलग कहानी बयां करते हैं। मतलब ये सिर्फ जहाजों को डूबने से बचाने के बारे में नहीं है। एकदम सही। ये असल में ग्लोबल इकोनॉमी के सबसे बड़े जोखिमों को मैनेज करने का एक पूरा इकोसिस्टम है। एक पूरा इकोसिस्टम? हाँ, अगर हम इस विषय की थोड़ी गहराई में जाएं तो ये स्पष्ट होता है कि समुद्री बीमा का असली काम नुकसान की भरपाई करना तो है ही, जो कि उसका बुनियादी काम है, लेकिन उससे भी बड़ा काम है उस भरोसे का निर्माण करना जिसके बिना इंटरनेशनल ट्रेड एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये भरोसे वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम स्रोत सामग्री में दी गई समुद्री बीमा की टेक्निकल परिभाषा को देखें। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा के अनुसार ये एक ऐसा कवरेज है जो जलमार्गों के माध्यम से माल और व्यापारिक वस्तुओं के परिवहन से जुड़े जोखिमों को कवर करता है। बिल्कुल। और यहीं पर अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी देखने को मिलती है। कैसी गलतफहमी? लोग मान लेते हैं कि ये कवरेज सिर्फ गहरे महासागरों यानी डीप सी ट्रांजिट के लिए ही होता है। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। जबकि हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इसका दायरा उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। मतलब ये केवल समंदर तक सीमित नहीं है। नहीं, ये देश के अंदर के जलमार्गों यानी इनलैंड वाटरवेज, बड़े बड़े स्टोरेज टर्मिनल्स और कार्गो से जुड़ी किसी भी संपत्ति के पारगमन को कवर करता है। मतलब पूरे के पूरे ट्रांजिट साइकिल को। एकदम सही। आसान शब्दों में मैं कहूं तो माल फैक्ट्री से निकलने के बाद जब तक अपने आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये बीमा उस पूरी यात्रा पर नजर रखता है और उसे सुरक्षित रखता है। बिल्कुल। अगर इस प्रक्रिया को एक व्यापारी के नजरिए से देखें तो इसके बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना लगभग असंभव है। हाँ,
कोई भी बिजनेस अपनी करोड़ों अरबों की कैपिटल को पानी के रास्ते भेजने का रिस्क क्यों लेगा? वो भी तब जब उसके पास कोई मजबूत सेफ्टी नेट ना हो। सही बात है। जरा सोचिए, एक कंपनी ने अपने साल भर का प्रोडक्शन एक शिप पर लोड कर दिया, और अगर वो शिप किसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और कंपनी के पास इंश्योरेंस ना हो, तो वो कंपनी रातों रात दिवालिया हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि समुद्री बीमा केवल एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये एक फैसिलिटेटर है, एक तरह की वित्तीय ढाल है। हाँ, ये उन सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो माल भेजने वाला हो, जहाज का मालिक हो या माल रिसीव करने वाला हो, सबको एक वित्तीय ढाल प्रदान करता है। और यही वो ताकत है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के पहियों को लगातार घूमने देती है, चाहे बाहर समुंदर में कैसा भी तूफान क्यों ना आ रहा हो। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे समझने का। और ये ढाल कोई एक सिंगल लेयर की नहीं है। नहीं है, ये काफी विस्तृत है। जब हम स्रोतों के आधार पर इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पता चलता है कि ये पूरी व्यवस्था मुख्य रूप से 4 प्रमुख स्तंभों पर टिकी है, और इन चारों का अपना एक अलग और बहुत ही क्रिटिकल रोल है। तो अगर हम इसके पहले हिस्से की बात करें तो वो है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस। हाँ। अब जो लोग शिपिंग इंडस्ट्री को थोड़ा भी फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि हल जहाज के उस पूरे भौतिक ढांचे को कहते हैं, और उसकी मशीनरी को भी। बिल्कुल। एक आधुनिक कार्गो शिप कोई छोटी मोटी नाव तो होती नहीं है, वो अपने आप में एक तैरता हुआ शहर है, जिसमें करोड़ों डॉलर की मशीनरी, नेविगेशन सिस्टम और भारी भरकम इंजन लगे होते हैं। और यही कारण है कि हल इंश्योरेंस इतना क्रिटिकल हो जाता है। एकदम सही। जब एक जहाज समुद्र में होता है तो वो केवल माल ढोने का एक जरिया नहीं है, वो शिपिंग कंपनी की सबसे बड़ी एसेट भी तो है। बिल्कुल, सबसे बड़ी संपत्ति। अब मान लीजिए कि स्वेज नहर या पनामा नहर से गुजरते समय जहाज का इंजन फेल हो जाए, या किसी चट्टान से टकराने के कारण उसके ढांचे में दरार आ जाए, तो ये केवल माल के लेट होने की समस्या नहीं रह जाती। हाँ, उस जहाज को वहां से टो करके वापस लाना, उसकी मरम्मत करना, उसके बड़े बड़े स्पेयर पार्ट्स मंगवाना, ये सब एक बहुत बड़ा वित्तीय झटका हो सकता है। और हल इंश्योरेंस शिपिंग कंपनियों को इसी भारी झटके से बचाता है, ताकि वे अपने इस विशालकाय इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रख सके। चलिए, जहाज तो सुरक्षित हो गया, लेकिन अब उस चीज की बात करते हैं जिसके लिए वो जहाज समंदर में उतरा है, यानी उसका कार्गो। बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ है कार्गो इंश्योरेंस। ये वो हिस्सा है जो सीधे तौर पर उस माल की सुरक्षा करता है जो समुद्र के रास्ते जा रहा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये बीमा माल के डैमेज होने, खो जाने या चोरी होने जैसे रिस्कों को तो कवर करता ही है। लेकिन इसमें एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। कौन सा? जिसे नॉन डिलीवरी कहा जाता है। अच्छा, मतलब माल अगर अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। हाँ, ये नॉन डिलीवरी वाला पॉइंट सप्लाई चेन की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी को दर्शाता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। माल का सुरक्षित रहना एक बात है, लेकिन उसका सही समय पर और सही जगह पर पहुंचना दूसरी बात। सही कहा। मान लीजिए कि कोई शिपमेंट किसी बंदरगाह पर अटक गया, या किसी प्रशासनिक या लॉजिस्टिक फेलियर की वजह से वो डिलीवरी नहीं हो पाया। अब जो बायर उस माल का इंतजार कर रहा है, उसका तो पूरा बिजनेस मॉडल ही उस डिलीवरी पर टिका हुआ है। बिल्कुल, हो सकता है वो माल किसी खास हॉलिडे सीजन के लिए मंगवाया गया हो, और अगर वो नहीं पहुंचता है तो बायर को तो नुकसान होगा ही, साथ ही सप्लायर के लिए भी वो माल फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो कार्गो इंश्योरेंस व्यापारियों को इस भयानक अनिश्चितता से बाहर निकालता है। हाँ, और उससे होने वाले सीधे आर्थिक नुकसान से भी बचाता है। ये सुनिश्चित करता है कि रास्ते में कुछ भी हो जाए, माल की जो वैल्यू है वो सुरक्षित रहे। अब यहाँ कहानी और भी रोचक हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि अब हम उस तीसरे घटक पर आ रहे हैं जिसके बारे में चर्चा अक्सर बहुत कम होती है, लेकिन वो पूरी शिपिंग इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। बिल्कुल, और वो है फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस। हमारे दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि ये बीमा तब पिक्चर में आता है जब माल प्राप्त करने वाला यानी कंसाइनी अपना फ्रेट चार्ज चुकाने में विफल रहता है, यानी माल ढुलाई का शुल्क। हाँ, इस हिस्से को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे तौर पर शिपिंग कंपनियों के रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है। एक ट्रांसपोर्टर या शिपिंग लाइन का मुनाफा तो उस माल को ढोने की फीस पर ही निर्भर करता है ना। एकदम सही। अब एक सिनेरियो की कल्पना करते हैं। एक जहाज लाखों डॉलर का माल लेकर निकला, रास्ते में मौसम खराब हुआ और कार्गो को कुछ नुकसान पहुंच गया, या फिर किसी कारण से डिलीवरी में बहुत ज्यादा देरी हो गई। अब जब वो माल गंतव्य पर पहुंचता है तो कंसाइनी क्या करेगा? वो ये कहते हुए फ्रेट चार्ज देने से मना कर सकता है कि माल डैमेज है या लेट है। लेकिन शिपिंग कंपनी ने तो अपना ईंधन जलाया है, अपने क्रू को सैलरी दी है और पोर्ट के चार्जेस भी भरे हैं।
बिल्कुल। अगर कंसाइनी पैसे नहीं देगा तो शिपिंग कंपनी का तो पूरा रेवेन्यू ही खत्म हो जाएगा। और फ्रेट इंश्योरेंस इसी गैप को भरता है। हाँ, ये ट्रांसपोर्टर की उस फीस को प्रोटेक्ट करता है जो इस पूरे ऑपरेशन का मुख्य मोटिव है। एक तरह से ये शिपिंग कंपनियों की लाइफलाइन है। सच में ये एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। चलिए अब आते हैं चौथे और शायद सबसे जटिल हिस्से पर, लायबिलिटी इंश्योरेंस। हाँ, लायबिलिटी इंश्योरेंस। अगर हम बाकी तीनों को देखें तो वे फिजिकल चीजों या रेवेन्यू को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लायबिलिटी इंश्योरेंस एक पूरी तरह से अलग लेवल का खेल है। कैसे? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो लायबिलिटी इंश्योरेंस शायद कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा डरावने जोखिमों को कवर करता है। डरावने जोखिम? हाँ, ये उन कानूनी देनदारियों या लीगल लायबिलिटी से बचाता है जो समुद्री गतिविधियों के दौरान पैदा हो सकती हैं। स्रोतों में इसके 3 बहुत ही क्लासिक उदाहरण दिए गए हैं: जहाजों की आपसी टक्कर, प्रदूषण और थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी का नुकसान। और इन तीनों में से जो प्रदूषण यानी पोल्यूशन वाला फैक्टर है वो सबसे ज्यादा गंभीर है। बिल्कुल। इस प्रदूषण वाले पॉइंट पर हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। हाँ, जब कोई विशाल ऑयल टैंकर समंदर में किसी हादसे का शिकार होता है और उसमें से कच्चा तेल रिसने लगता है तो वो सिर्फ एक कंपनी का नुकसान नहीं रह जाता, वो एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय आपदा बन जाती है। और उस आपदा की जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो कल्पना से भी बाहर होती है। बहुत ज्यादा होती होगी। तेल रिसाव के मामले में शिपिंग कंपनी को सिर्फ उस तेल के नुकसान की भरपाई नहीं करनी होती, उन्हें उस पूरे इलाके की सफाई का भारी भरकम खर्च भी उठाना पड़ता है। वहां की स्थानीय सरकारों को पेनल्टी देनी पड़ती है, और जो लोकल फिशरीज या टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद होती है उनके द्वारा किए गए करोड़ों डॉलर के मुकदमों का सामना भी करना पड़ता है। एक सिंगल ऑयल स्पिल किसी भी बड़ी से बड़ी शिपिंग कंपनी को दिवालिया करने के लिए काफी होता है। और लायबिलिटी इंश्योरेंस इसी अनलिमिटेड लीगल और फाइनेंशियल खतरे को सीमित करता है। ये एक तरह का बफर है जो ये सुनिश्चित करता है कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो भी जाए तो कंपनी लीगल गैटल और जुर्माने के बोझ तले दबकर पूरी तरह खत्म ना हो जाए। सही कहा। तो अगर हम इन चारों पिलर्स, हल, कार्गो, फ्रेट और लायबिलिटी को एक साथ देखें तो ये एक बेहद ही कसी हुई सुरक्षा व्यवस्था नजर आती है। लेकिन इन थ्योरीज को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना हम इसे एक वास्तविक दुनिया के परिदृश्य में रखकर देखें। बिल्कुल, उदाहरण से चीजें ज्यादा साफ होती हैं। हमारे स्रोतों में भारतीय बंदरगाहों का एक बहुत ही शानदार रेफरेंस दिया गया है। हाँ, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का। हम सभी जानते हैं कि ये बंदरगाह भारत के इंटरनेशनल ट्रेड के सबसे बड़े गेटवे हैं। हर दिन यहाँ से हजारों टन माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। और इतने बड़े स्केल पर जब ऑपरेशंस होते हैं तो समुद्री बीमा कोई ऑप्शनल चीज नहीं रह जाती, वो एक अनिवार्य जरूरत बन जाती है। बिल्कुल। भारत का पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकोनॉमी इन पोर्ट्स की एफिशिएंसी और सिक्योरिटी पर टिका हुआ है। जब कोई एक्सपोर्टर मुंबई या चेन्नई से अपना माल भेजता है तो वो सिर्फ एक कंटेनर नहीं भेज रहा होता, वो शायद अपने बिजनेस का एक बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल उस पानी के रास्ते भेज रहा होता है। और अगर वो बिना बीमा की ये जोखिम लेता है तो वो एक तरह से जुआ खेल रहा है। और कोई भी गंभीर व्यवसाय जुए पर तो नहीं चलता। इस बात को साबित करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है जिसे डिकोड करना काफी दिलचस्प होगा। वो मुंबई से दुबई वाले शिपमेंट का उदाहरण ना? हाँ, मान लीजिए कि मुंबई के एक बड़े एक्सपोर्टर ने दुबई के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट तैयार किया है। इस कंसाइनमेंट की कीमत करोड़ों में है। एक्सपोर्टर ने समझदारी का परिचय देते हुए पहले ही मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है ताकि मुंबई से दुबई तक के ट्रांजिट में उसका माल पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब शिपिंग शुरू होती है। जहाज अरब सागर के बीचों बीच है और अचानक एक अप्रत्याशित समुद्री तूफान आ जाता है। लहरें इतनी तेज हैं कि जहाज बुरी तरह हिलने लगता है। और उस भारी उथल पुथल के कारण कंटेनर्स के अंदर रखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान आंशिक रूप से डैमेज हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका अर्थ क्या है और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? हाँ, अगर हम इस स्थिति का विश्लेषण करें तो यहाँ 2 पहलू नजर आते हैं। पहला पहलू है बिना बीमा का। बैंक से उसने लोन लिया था, वो भी एनपीए बन जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ समुद्री बीमा मौजूद है इसलिए कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। और वो ये है कि एक्सपोर्टर की पॉलिसी इस डैमेज हुए सामान की पूरी कॉस्ट को कवर करेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस एक्सपोर्टर को अपनी जेब से कोई भारी नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। वो एक बड़े वित्तीय संकट से बच जाएगा। बिल्कुल। और ये केवल उस एक एक्सपोर्टर को बचाने की बात नहीं है, ये पूरी सप्लाई चेन की स्टेबिलिटी की बात है। वो कैसे? देखिए, अगर वो एक्सपोर्टर डूब जाता तो उसकी फैक्ट्री बंद हो जाती, लोगों की नौकरियां चली जाती और दुबई के मार्केट में उन इलेक्ट्रॉनिक्स की कमी हो जाती जिससे वहां कीमतें बढ़ जाती। एकदम सही।
लेकिन इंश्योरेंस के पैसे से वो एक्सपोर्टर फिर से नया माल तैयार करेगा और अपनी सप्लाई चेन को चालू रखेगा। यही वो रेजिलियंस या लचीलापन है जो समुद्री बीमा वैश्विक व्यापार को देता है। हाँ, ये प्रकृति के थपेड़ों को सहने और फिर से खड़े होने की ताकत देता है। ये बहुत ही सटीक तरीके से समझाया गया है कि कैसे एक कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट पूरी इकॉनमी को शॉक प्रूफ बनाता है। और जोखिम और बीमा प्रबंधन के दृष्टिकोण से हमारे स्रोत एक शब्द पर बहुत जोर देते हैं, इनहेरेंट रिस्क। हाँ, इनहेरेंट रिस्क, यानी ऐसे जोखिम जो इस सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है। ये कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है। जब आप समंदर के रास्ते व्यापार कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप तूफान को रोक देंगे या समुद्री लुटेरों को पूरी तरह खत्म कर देंगे। वो रिस्क वहां हमेशा मौजूद रहेंगे। आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके फाइनेंशियल इम्पैक्ट को जरूर कम कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का असली उद्देश्य जोखिम को जीरो करना नहीं है, बल्कि उस जोखिम के बावजूद कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। सही कहा। जब व्यवसायों के पास इस तरह का व्यापक कवरेज होता है तो उन्हें हर पल ये डर नहीं सताता कि कोई अप्रत्याशित दुर्घटना उनके सालों की मेहनत को खत्म कर देगी। वे अपनी ऊर्जा और पूंजी को रिस्क से डरने में नहीं, बल्कि अपने व्यापार को और अधिक एक्सपैंड करने में लगा सकते हैं। भारी वित्तीय निवेशों की रक्षा करने का यही एक स्मार्ट और रिलायबल तरीका है। ये एक ऐसा साइलेंट पार्टनर है जो बैकग्राउंड में काम करता है, लेकिन जिसके बिना फ्रंट स्टेज का कोई भी परफॉर्मेंस मुमकिन नहीं है। और यही कारण है कि चाहे वो हल हो, कार्गो हो, फ्रेट हो या लायबिलिटी, हर एक घटक अपने आप में एक ढाल की तरह काम करता है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन के हर एक नाजुक हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि समुद्री बीमा कोई साधारण कागजी कार्रवाई नहीं है। ये वो धुरी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घूमता है। हमने देखा कि कैसे ये सिर्फ पानी के जहाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्देशीय जलमार्गों और टर्मिनलों तक फैला हुआ है। हमने हल इंश्योरेंस में छुपे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को समझा, कार्गो में नॉन डिलीवरी के खतरे को पहचाना, फ्रेट इंश्योरेंस के जरिए शिपिंग कंपनियों की लाइफलाइन को डिकोड किया, और लायबिलिटी इंश्योरेंस के जरिए प्रदूषण और लीगल बैटल्स के डरावने सच को जाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुंबई से दुबई जाने वाले उस इलेक्ट्रॉनिक शिपमेंट के उदाहरण ने हमें ये दिखा दिया कि कैसे ये सब कुछ असल दुनिया में काम करता है और कैसे व्यवसायों को डूबने से बचाता है। मुझे लगता है श्रोताओं को बहुत ही कम समय में एक जटिल और महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवधारणा गहराई से समझ आ गई होगी। ये सब तो उन दस्तावेजों और स्रोतों से स्पष्ट है जिनका हमने आज विश्लेषण किया। हाँ, लेकिन अगर हम इन सब से एक कदम आगे बढ़कर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचें, तो एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। गंभीर सवाल? वो क्या है? एक ऐसा सवाल जो शायद इन मौजूदा स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन जो इस पूरी इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा। बताइए। हमारे स्रोत बार बार ये बताते हैं कि समुद्री बीमा अप्रत्याशित तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र का मौसम और भी ज्यादा अनिश्चित और खतरनाक होता जा रहा है। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो भविष्य में समुद्री बीमा उद्योग इन बिल्कुल नए और अज्ञात जोखिमों की गणना कैसे करेगा? ये सोचने वाली बात है। जब रिस्क का कोई पुराना पैटर्न ही काम नहीं करेगा, तो प्रीमियम कैसे तय होंगे? क्या इस क्लाइमेट चेंज के कारण इंश्योरेंस इतना महंगा हो जाएगा कि इससे ग्लोबल ट्रेड की पूरी लागत ही बदल जाएगी? और क्या फिर हम वो सब सामान उतनी आसानी से खरीद पाएंगे जितना आज खरीदते हैं? ये वाकई में बहुत ही पावरफुल और सोचने पे मजबूर कर देने वाला विचार है। क्या प्रकृति का ये बदलता मिजाज ग्लोबल इकोनॉमी के सबसे मजबूत सुरक्षा कवच को भी तोड़ देगा, या उसे हमेशा के लिए बदल देगा? सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वे खुद भी आगे विचार कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल। दुनिया भर की सप्लाई चेन के इस अनदेखे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से को गहराई से समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए विषय और नई इनसाइट्स के साथ इस गहन चर्चा में वापस लौटेंगे। तब तक अपने आसपास की चीजों को एक नए नजरिए से देखते रहिए।